नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। लगातार ये अपील भी की गई है कि आप मास्क जरूर पहनें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि लगातार नेता अपनी रैलियों में मास्क पहने और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। लोगों को खुद ही ध्यान रखना चाहिए। आपका मास्क कहाँ है? सर, मास्क मेरी जेब के अंदर है। क्या एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है? यह सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि देश भर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बावजूद लोग इसके नियमों का लापरवाही दिखा रहे हैं और पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन सख्त फैसले लागू करने के लिए मजबूर भी हो गया है। कई जगहों पर सख्ती शुरू हो गई है। पुणे में कोरोना की रोकथाम के लिए अब 7 दिन तक 12 घंटे बंद का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी 9 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। जिस तरह से लोग कोरोना के नियमों से बेपरवाह नजर आ रहे हैं, उसे देखकर देश के दूसरे हिस्सों में भी सख्ती बढ़ाए जाने के पूरे आसार नजर आने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते कहर के बाद पुणे में 7 दिन के लिए सभी धार्मिक स्थलों और होटल को बंद करने का फैसला किया गया है। 7 दिनों तक शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 12 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुणे में आज ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी बैठक की और इसके बाद यह फैसला लिया गया है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आज शाम को एक अहम बैठक भी करने जा रहे हैं और इसके बाद वो रात 8:30 बजे फेसबुक के जरिए भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे। अगले 7 दिनों तक पुणे शहर में, पुणे जिले में, कंप्लीट जिले में हर प्रकार के मॉल्स और सिनेमा हॉल ये कम्प्लीटली बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, हर ईटिंग पॉइंट, बार ये भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। मात्र यहाँ से होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा के दी जाएगी। स्कूल कॉलेजेस 30 अप्रैल तक बंद हैं, लेकिन 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारी तैयारी की जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना का ऐसा कहर टूटा है कि ना सिर्फ नए मरीज और मौत के आंकड़े पीछे छूटते चले जा रहे हैं, बल्कि लोगों को लॉकडाउन का खतरा भी अब दिखाई देने लगा है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र नए मरीजों के मामले में 40,000 के आंकड़े को भी पार करके अब काफी आगे निकल चुका है, जबकि इसी दौरान 249 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बीते साल अक्टूबर के बाद से यह मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। एक दिन में नए मरीज मिलने के मामले में भी मुंबई में रिकॉर्ड टूट चुका है। राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को अब लोगों की लापरवाही का नतीजा माना जा रहा है। अब सबको एक ही डर सता रहा है कि कहीं ये लापरवाही लॉकडाउन की नौबत तो नहीं ले आएगी। महाराष्ट्र में तेज हुआ कोरोना का कहर। एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिलने का बना रिकॉर्ड। कोरोना से अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा मौत से हड़कंप। लोगों की लापरवाही से लॉकडाउन जैसी नौबत। दूसरी लहर में कोरोना का कहर महाराष्ट्र पर पहले से ज्यादा टूटा है। एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिलने का नया रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज और सबसे ज्यादा मौत के बावजूद इस कहर और इसके असर से लोग सबक लेने को तैयार नहीं। इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। न मास्क की परवाह और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। ये है मुंबई की दादर सब्जी मंडी। सरकार की तमाम चेतावनियों के बावजूद कोरोना के खतरे से बेफिक्र। महाराष्ट्र की हालत बहुत ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। कैमरे की डर की वजह से मास्क जरूर लगाए हुए हैं, लेकिन मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाई गई है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। लेकिन
जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, पिछले 48 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में 476 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 40 से 45 हजार के मामले, नए मामले सामने आ चुके हैं और जो महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका है वहां पे तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर मुंबई के एक और इलाके चेंबूर के खुले बाजार में नजर आई, जहां कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। आंकड़े जो कुछ बता रहे हैं उसकी वजह ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं। मुंबई पर तो कोरोना का कहर टूटा ही है। राज्य के दूसरे बड़े शहर भी कोरोना से हलकान हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। महाराष्ट्र ने 43,183 नए मरीजों के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। जब से महामारी शुरू हुई है तब से एक दिन में आए ये सबसे ज्यादा मामले हैं। एक दिन में 249 लोगों की मौत हुई, जो पिछले साल अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। पुणे में एक दिन में 4,200 और पड़ोसी शहर चिंचवाड़ में 2,058 कोरोना के मरीज मिले। मुंबई में रिकॉर्ड 8,646 कोरोना के नए मरीज मिले, जिनमें 18 की मौत हो गई। मुंबई में अब तक 11,704 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे राज्य में अब तक कुल 54,898 लोग दम तोड़ चुके हैं। ये आंकड़े डरावने हैं। ये आंकड़े 2020 की रफ्तार को भी मात दे रहे हैं। कोरोना की चपेट में कई फिल्मी हस्तियां भी आ चुकी हैं। एक दिन पहले संगीतकार बप्पी लहरी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई, तो अब आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर बताया कि उन्हें भी कोरोना हो चुका है। इससे पहले कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर, मनोज बाजपेयी, आमिर खान और तारा सुतारिया भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जाहिर है बद से बदतर होते हालात को काबू में करने के लिए सरकार और प्रशासन कुछ सख्त फैसले लेने को मजबूर होगी। अब इसकी झलक मिलने लगी है। मुंबई और गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या में उछाल के बाद अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को 1 महीने के लिए रद्द कर दिया गया। यही नहीं, मुंबई के विधायक निवास में कार्यकर्ताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। असल में कोरोना की बेतहाशा बढ़ती रफ्तार ने कई तरह की सख्ती और पाबंदियों को न्योता दे दिया है। चूंकि कारोबारियों को कोरोना की इस रफ्तार से लॉकडाउन का अंदेशा सताने लगा है, इसलिए वो लॉकडाउन जैसी सख्ती का विरोध अभी से करने लगे हैं। लॉकडाउन की नौबत मंडराते देख मुंबई में एक दिन पहले होटल कारोबारी विरोध जताने सड़कों पर उतर पड़े। इन कारोबारियों ने रात 8 बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट बंद करने के फैसले का भी विरोध किया। लोखंडवाला इलाके के इन होटल कारोबारियों के साथ कांग्रेस के नेता संजय निरुपम नजर आए। जो लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं, छोटे छोटे होटल चलाते हैं, उनको आप कहेंगे कि रात को 8 बजे के बाद तुम अपना शटर डाउन कर दो, उनका पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। उनकी रोजी रोटी है, उनसे जुड़े 10 लाख लोग इस समय रोजगार कमाते हैं, तो उन सबको बेरोजगार करने का ये षड्यंत्र है। इसलिए लॉकडाउन नहीं चाहिए और जो रिस्ट्रिक्शंस अनाप शनाप लागू किया जा रहा है वो भी गलत है। भले ही लोग लॉकडाउन का विरोध करें और सरकार भी लॉकडाउन लगाने से अब तक बचती दिख रही हो, लेकिन ये लापरवाही टुकड़ों टुकड़ों में लॉकडाउन जैसे हालत की तरफ बढ़ सकती है। लोगों की लापरवाही से लॉकडाउन का खतरा सिर पर मंडराने तो लगा ही है। हालांकि सरकार की सहयोगी कांग्रेस की तरह विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी सख्ती की हिमायती नहीं है। अभी तो कहीं पिछले साल के सारे हादसे से लोग उभर रहे हैं, लोग खड़े रह रहे हैं। अभी कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई है। ऐसे में अगर फिर से लॉकडाउन लगाया गया, 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया, तो आम आदमी तो कमर टूटने जाएगी, आम आदमी मर जाएगा और खुदकुशियां का मामला बढ़ता जाएगा। तो ये रास्ता नहीं हो सकता। सरकार को सही ढंग से विचार करना चाहिए। एक तरफ सियासी दलों की राय है तो दूसरी तरफ सरकार की मजबूरियां, और ये सब कुछ निर्भर करता है कोरोना से बचाव को लेकर लोगों के बर्ताव पर। और इस मोर्चे पर महाराष्ट्र से एक अच्छी तस्वीर भी आई। महाराष्ट्र में तीसरे चरण के वैक्सीनेशन अभियान को लोगों का जोरदार समर्थन मिला है। नए अभियान के पहले दिन मुंबई समेत दूसरे शहरों में वैक्सीनेशन केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिखी। लोगों के उत्साह का ही नतीजा रहा कि राज्य में एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक ली। लेकिन कोरोना पर ही इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के दुर्ग से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दुर्ग में लॉकडाउन लगा दिया गया है। दुर्ग के कलेक्टर ने यह बेहद अहम फैसला किया है कि दुर्ग में 6 से लेकर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा।
दुर्ग जिले में 6 से 14 अप्रैल के बीच में सख्त लॉकडाउन लगने जा रहा है। दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने इसकी घोषणा कर दी है और ये इसकी घोषणा के साथ ही ये जरूर कहा गया है कि ये लॉकडाउन पहले की तुलना में काफ़ी सख्त होगा, जिसमें सब्जी भाजी के लिए भी लोगों को छूट नहीं दी जाएगी और ख़ास तौर पर जो शराब की दुकानें हैं वो भी बंद रहेंगी। आपको दिखाना चाहूँगा ये दुर्ग का सबसे प्रमुख बाजार है इंदिरा मार्केट का, जहाँ पर इस लॉकडाउन की जानकारी मिलने के बाद ही चहल पहल बढ़ गई है, लोग अपनी खरीदारी में जुटे हुए हैं। लेकिन जिस वजह से ये लॉकडाउन लग रहा है वो आज भी जस का तस है। अधिकांश लोग जो है, कुछ लोग मास्क पहन रहे हैं, कुछ लोग अभी भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और यही वजह है कि आज दुर्ग जिला जो है तो संपूर्ण प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में नंबर 1 बना हुआ है और आज मजबूरन में प्रशासन को लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा है। ये लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से सख्त होगा, पुलिस का पहरा होगा, नियमों का अवहेलना करने वालों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की ये नई लहर तांडव और तबाही मचाने लगी है। आलम यह हो चुका है कि राज्य के कई जिलों में कोरोना काल की वही पुरानी तस्वीरें सामने आने लगी है जब देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। सबसे ज्यादा बुरे हालात तो छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन जैसे जिलों में हैं, जहां प्रशासन सख्त और बेहद सख्त कदम उठाने को अब मजबूर हो गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना से हाहाकार। छिंदवाड़ा में 88 घंटे का लॉकडाउन। रतलाम, खरगोन में भी लॉकडाउन। कोरोना वायरस की ये नई चुनौती मध्य प्रदेश पर बहुत भारी पड़ रही है। सरकार की तमाम सख्ती और दिशा निर्देशों का लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। यही वजह है कि यहाँ के तमाम शहरों में कोरोना को फन फैलाने का दोबारा मौका मिल गया है। कोरोना के इसी भयावह रूप को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने बैठक में बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत छिंदवाड़ा में 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। छिंदवाड़ा में ये लॉकडाउन सोमवार तक रहेगा, जबकि रतलाम और खरगोन में भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। दरअसल कोरोना की वजह से खरगोन में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ 3 दिन में कोरोना के 244 मरीज सामने आ चुके हैं। 20 मार्च के बाद से अब तक 677 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों के लिए सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। 2 तारीख को शुक्रवार को रात्रि 8 बजे से 5 तारीख को सोमवार को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसी तरह रतलाम में भी कोरोना दोबारा अपनी दस्तक दे चुका है। इसके बावजूद लोग कोरोना गाइडलाइन का ना तो पालन कर रहे हैं और ना ही वायरस के खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं। यही वजह है कि इस बार भी प्रशासन बिना मास्क लगाने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रहा है। जो नियमों का पालन नहीं कर रहे, उन्हें अस्थायी जेल भेजकर मास्क पहनने की शपथ दिलाई जा रही है। हमारे जेल वाहन को हमने अस्थायी जेल के रूप में तब्दील किया था और जो मास्क नहीं लगा रहे थे उनको जेल भेजने की कार्रवाई इसके साथ में की गई है। उनको तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ पर जेल में रखा गया है और उनको मास्क पहना के रखा गया है और उसके बाद उन सबको शपथ दिलवाने के बाद छोड़ा गया। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से जो हालात दोबारा लौट रहे हैं, उनके पीछे वो आंकड़े हैं जो लगातार ये बता रहे हैं कि कैसे एमपी में कोरोना एक बार फिर अपनी चेन बनाने में कामयाब रहा। बीते 24 घंटे में एमपी में कोरोना के 2575 केस सामने आए हैं। इसी कड़ी में कोरोना के सक्रिय मामलों की तादाद अब 18,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि यहाँ पॉजिटिविटी रेट करीब 10% है। जिलों के हिसाब से देखें तो भोपाल में पिछले 24 घंटे में 528 मरीज, इंदौर में 16 मार्च को दिल्ली में लगभग 425 केस थे और आज कल की रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में अभी जारी होने वाली है। उसमें आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 3,583 केसेस हैं, 3,583 केसेस हैं। एक तरह से दिल्ली, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि दिल्ली ने सबसे ज़्यादा मुश्किल कोरोना की स्थिति को एनकाउंटर किया है। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला
है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, बहुत तेज़ी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेज़ी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सरकार में इस स्थिति के ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं और जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वो सभी कदम हम लोग उठा रहे हैं। इसको पूरा जो डेटा हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से ये केसेस तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं। कम सीरियस मतलब कि एक तो मौतें काफ़ी कम हो रही हैं और दूसरा लोगों को अस्पताल में और लोगों को आईसीयू में जो भर्ती होते हैं वो काफ़ी पिछले उसके मुकाबले काफ़ी कम हैं। हम ये देख रहे थे कि अक्टूबर के महीने में जब लगभग इतने ही केस 3-4 हज़ार केसेस डेली आ रहे थे, उस वक्त आईसीयू में लगभग 1700 के करीब पेशेंट्स थे और आज लगभग 800 के करीब 50% के करीब पेशेंट्स हैं। उन दिनों में जब डेली 3-4 हज़ार केसेस आ रहे थे, 40 के करीब मौत डेली हो रही थी। आज 10-12 के करीब मौत डेली हो रही हैं। तो अभी ये वाली जो वेव आई है ये पिछली वाली वेव के मुकाबले में कम सीरियस है कि लोगों को कम अस्पताल जाना पड़ रहा है। होम आइसोलेशन में लोगों का इलाज अच्छे से हो रहा है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। भविष्य में अगर ज़रूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय नहीं, सरकार का विचार नहीं है। लेकिन आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की ज़रूरत है ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं के ऊपर आज हम लोगों ने विचार किया है और इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया है कि कैसे कैसे किन किन स्टेजेस के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब सरकारी अस्पतालों के अंदर कितने कितने बढ़ाए जाएंगे, उसकी हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट पूरा सिस्टम जो है, कोरोना में अगर आने वाले समय में केसेस इसी तेज़ी के साथ बढ़ते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज पूरी प्लानिंग की है। मुझे लगता है कि हमारे सामने मोटे मोटे तौर पे 3 काम हैं। एक, इसको फैलने से किस तरह से रोका जाए, जिसमें हम हमेशा कहते हैं टेस्ट, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन। उसको बहुत एग्रेसिवली अब किया जा रहा है और जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन्स बनाने की ज़रूरत है वहाँ कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे और इसको फैलने से रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें सरकार का रोल तो शायद बहुत कम है। सबसे बड़ा रोल जनता का है, सबसे बड़ा रोल आपका है। हम दिल्ली वालों ने पिछली 3 पीक्स को कितनी खूबसूरती के साथ टैकल किया और हम कामयाब हुए। मैं आज आपसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि फिर से वापस मास्क पहनना चालू कर दीजिए। इसको मास्क को यही एक चीज़ है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथ लगातार धोना। ये अगर हम करेंगे तो इसको फैलने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। अगर हम बीमार हो जाएं तो हमारे लिए उचित हॉस्पिटल में जगह होनी चाहिए, हमारे अच्छा इलाज होना चाहिए। उसके ऊपर सरकार उचित कदम उठा रही है। और तीसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन किया जाएगा उतना ज़्यादा इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की उम्र वालों के वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी है। कल हम लोगों ने 71,000, दिल्ली में 71,000, हमारी कैपेसिटी अब 96,000 की हो गई है,
71,000 वैक्सीनेशन किए। हमें दो दिक्कतें आ रही हैं। एक तो ये कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन की है कि जहां भी वैक्सीनेशन होगा वो केवल और केवल अस्पताल या हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर हो सकता है। उसमें शुरू में ये डर था कि अगर वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गए, कोई रिएक्शन हो गया, तो वहाँ पे तुरंत कोई फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि उसका इलाज किया जा सके। लेकिन अब तो 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए लगभग वैक्सीनेशन करते हुए। कल बता रहे हैं 71,000 हमने वैक्सीनेशन किए, जिसमें 4 लोगों को थोड़ा बहुत वो हुआ रिएक्शन वगैरह, और वो ठीक हो गए। घंटे 2 घंटे के अंदर वो लोग ठीक हो गए। तो अब ये तो सामने आ गया कि ये सेफ़ है। तो अगर ये सेफ़ है तो केंद्र सरकार अगर हमें मास लेवल पे वैक्सीनेशन करना अलाउ करे तो हम कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूलों के अंदर, मतलब कई 100 हज़ारों हम फैसिलिटीज़ क्रिएट करके इसको युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं। और अगर युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई तो मुझे लगता है कि कोरोना को कंट्रोल करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। उसकी हम पूरी इसके बारे में उचित व्यवस्था की जा सकती है कि जहाँ जहाँ करेंगे हम एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर दें, वो तुरंत कोई फर्स्ट एड का इंतज़ाम कर दें, उनको अगर किसी को बाई चांस कोई रिएक्शन वगैरह होता है तो उसको देखभाल करने का इंतज़ाम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम नॉन हेल्थ फैसिलिटीज़ में अलाउ नहीं करेंगे तो इसकी एक सीमा है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जा पाएंगे। और दूसरा ये कि अब ये उम्र 45 साल की उम्र वाला क्लॉज हटा के और सारी जनता को एक साथ वैक्सीनेट, युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन करने का कार्य कर देना चाहिए ताकि हमें सबको इससे निजात मिल सके, कोरोना से निजात मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसको पूरे गौर करेगी और युद्ध स्तर के ऊपर राज्य सरकारों को अपने स्तर पे वैक्सीनेशन करने की इजाज़त देगी। और अंत में मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं और ये चौथी वेव भी हम लोग ज़रूर इस पे काबू पाएंगे। लेकिन आपसे फिर से अपील है कि मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और अपने हाथों को लगातार साबुन से या सैनिटाइज़र से साफ करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना के हालात पर चर्चा करते हुए उन्होंने बोला है कि केंद्र से अपील करते हैं कि वो राज्यों को अपने हिसाब से सभी को वैक्सीनेशन के लिए इजाजत दे। एक बड़ी गुजारिश, अपील केंद्र सरकार से। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में ये चौथी लहर है कोरोना की और आज 24 घंटे में 3,583 केसेस सामने आए हैं। आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की। लेकिन उन्होंने कहा है कि पिछली जो वेव कोरोना की थी, जिसे वो तीसरी वेव मान रहे हैं, वो इससे ज्यादा खतरनाक थी। यानी कि ये जो चौथी लहर दिल्ली में है वो कम खतरनाक है क्योंकि मौत इसमें कम हो रही है, जो दावा अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया। कोरोना ने देश में हड़कंप मचा रखा है और असर दिल्ली में भी दिखाई देने लगा है। राजधानी में भी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ने लगा है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड 2,700 से ज्यादा केस दर्ज किए थे, जो इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। और दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात ने सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। तो वहीं सरकार भी अब तुरंत एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली में कोरोना की खतरनाक रफ्तार। एक दिन में सामने आए 2,790 मरीज। दिसंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज। दिल्ली में 8वीं तक के स्कूल फिर बंद। दिल्ली की दरियागंज सब्जी मंडी और सदर बाजार की ये तस्वीरें कोरोना के रिकॉर्ड आंकड़ों से भी ज्यादा डराने वाली हैं। जहां नजर जाए वहां लोग ही लोग। न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान और न ही चेहरे पर मास्क। उस पर लोगों की बेतुकी दलीलें हैरान करती हैं। एक मिनट, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है? जवाब देते नहीं बन रहा। और ये सब्जी मंडी है जहाँ पर सबसे ज्यादा। आंटी जी, मास्क है, मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे क्या लॉकडाउन चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो? नहीं तो सब मास्क लगाओगे ना? हाँ। तो लगाया क्यों नहीं था अब तक?
अब ये मैं मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर सबसे ज्यादा ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है और यहाँ ये हालात है। उधर देखिए आप पीछे जो सामान लेकर आए तमाम लोग, एक ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। मास्क सबने गले के नीचे लगाए हुए हैं लेकिन मास्क पहना नहीं हुआ है। ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेक्शन है। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप बिल्कुल भूल जाइए, लेकिन ऐसे में जो एक छोटी एहतियात आप बरत सकते हैं कि आप मास्क लगा सकते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये हाल तब है जब दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर 2000 रुपए का जुर्माना पहले ही वसूला जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी गंभीर नहीं हुए हैं। इसकी वजह से बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में दिल्ली में 2790 नए मरीज सामने आए और 9 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या भी 10,000 के पार पहुंच गई। ये आंकड़े इस साल में अब तक के सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले 8 दिसंबर 2020 को एक दिन में कोरोना के 3188 नए मरीज सामने आए थे। दिल्ली में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े तो सरकार ने समय रहते तुरंत एक्शन ले लिया और पहली से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाने पर रोक लगा दी। सरकार ने स्कूलों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है, लेकिन माता पिता की इजाजत के बाद। कोरोना की खौफनाक रफ्तार के बावजूद सरकार लॉकडाउन नहीं चाहती और सावधानी से ही कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिश में जुटी है। हालांकि लॉकडाउन तो दिल्ली की जनता भी नहीं चाहती, लेकिन बेपरवाही से बाज भी नहीं आती। ये दरियागंज मंडी है और यहाँ पर आप देखिए छोटी सी मंडी है। यहाँ पर एक शख्स सबसे पहले मुझे नजर आ रहे हैं, 2 बार हमसे पूछ चुके क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं इनसे बात करती हूँ। सर ये बताइए, ये जिस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं अभी कोरोना वगैरह के, सरकार को क्या करना चाहिए? लॉकडाउन लगा देना चाहिए? सरकार क्या नहीं, बिल्कुल लॉकडाउन का मतलब ही नहीं होता है। अच्छा, लॉकडाउन से कुछ होने वाला है ही नहीं। कैसे कंट्रोल? लोगों को खुद ही ध्यान रखना चाहिए। आपका मास्क कहाँ है? सर मास्क मेरी जेब के अंदर है। तो आपने क्यों नहीं पहना हुआ? मैडम अब पहन रहे हैं ना आपके सामने, ये लो। लोगों की ऐसी दलीलों और लापरवाही से समझना मुश्किल नहीं कि आखिर दिल्ली में अचानक 22 दिनों के अंदर कोरोना इतनी तेजी से कैसे फैल गया। 22 दिन पहले ही 10 मार्च को कोरोना के महज 544 मरीज मिले थे, जो 15 मार्च को 600, 20 मार्च तक 800, 25 मार्च तक 1000, 30 मार्च को 1500 और 1 अप्रैल तक 1800 के पार पहुंच गए। तेजी से फन फैलाते कोरोना की वजह से सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी। बंद जगह पर होने वाले शादी या दूसरे समारोह में 100 लोगों के ही जुटने की इजाजत दी गई, तो खुली जगह में होने वाले कार्यक्रमों में भी 200 लोगों की समय सीमा तय कर दी गई। इससे पहले इस साल की शुरुआत में ही सार्वजनिक जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों पर लगाई गई पाबंदी पूरी तरह से हटाई गई थी। दिल्ली सरकार ने नियमों में सख्ती करके कोरोना से निपटने का फैसला किया, तो ऐसे लोगों की परेशानी बढ़ गई जिनके घर में शादी है या फिर जो लोग शादी से जुड़े कारोबार में शामिल हैं। मौजूदा हालात ने मैरिज गार्डन के मालिकों से लेकर शादियों में बैंड बजाने वालों तक के दिलों में रोजगार की चिंता पैदा कर दी। 100 आदमी में क्या कर लेंगे? कुछ नहीं हो पाता है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, दिन में एक फंक्शन करना है, कितने पैसे ले लेंगे उससे जो खर्चा निकाल लेंगे? पिछले साल से 1 साल से यही धक्का खा रहे। अभी सोच रहे थे थोड़ा उठाए, थोड़ा हो जाएगा हमारा काम, अब फिर कोई सम्मान ऐसी लग रही है। लड़के भी हैं 2-4 और जी खाती है, बुकिंग पे जाने रही है पूरी साल 1 साल होगा जी। बस जी अब जो बुकिंग हुई है वो कैंसिल हो रही है। वैक्सीनेशन अभियान से लेकर पाबंदी तक के नियम सरकार की कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिश है। लोगों को ही अब ये समझना होगा कि नियमों का पालन करने में ही समझदारी है। लापरवाही न सिर्फ जानलेवा है, बल्कि अनचाहा लॉकडाउन लोगों पर थोपने की जिम्मेदार भी बन सकती है। मई को दीदी जा रही है, पर उत्तर बंगाल के अच्छे दिन आ रहे। ये दीदी जो है ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है। एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल के दक्षिण 24 परगना में रोड शो किया। अमित शाह ने रोड शो में
हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल थे और इस दौरान सड़क के दोनों तरफ समर्थकों का भारी हुजूम दिखाई दिया। इस रोड शो में अमित शाह के साथ बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। रोड शो के बीच अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और दावा किया कि इस बार बीजेपी बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनावी दौरे पर निकल चुके हैं और हम उनसे बात करते हैं। सर, गृह मंत्रालय सीआरपीएफ का दुरुपयोग कर रहा है, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया। देखिए, वहां पर कल 5000 से ज्यादा मीडिया के कैमरा थे, कोई एक उसका कटिंग जरा पब्लिक को दिखा दे, मेरी कोई आपत्ति नहीं। सर, ये बताइए, आने वाले दिनों में जो चुनाव प्रचार अभियान है, आप 200 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, तो क्या आप अहम रोल प्ले कर रहा है इस पूरे अभियान के दौरान? नहीं, वो 200 का आंकड़ा हम पार करेंगे। यहाँ के लोग घुसपैठ के खिलाफ है, तुष्टीकरण से खिलाफ है, टोलबाजी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, सिंडिकेट के खिलाफ है और भतीजे के भी खिलाफ है। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि उत्तर बंगाल की ओर अब धीमे धीमे चुनाव प्रचार अभियान बढ़ रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी कह रही कि बाहरी लोग हैं जिन्होंने कभी बंगला को छुआ ही नहीं, अब वो बंगाल में आकर अपना चुनाव प्रचार अभियान कर रहे हैं। चलिए, वो उनका एक तर्क है जो लोगों के सामने लग रही है। मुझे लगता है बंगाल की जनता ऐसी चीजों को नहीं माने। इससे ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के कोच बिहार में रैली की। मंच से उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, बंगाल में ममता बनर्जी 3T मॉडल चलाती हैं। 3T यानी तानाशाही, टोलाबाजी और तुष्टीकरण। अमित शाह ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार और सिंडिकेट को खत्म कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने एक बार फिर अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया और कहा कि ममता को सिर्फ अपने भतीजे की चिंता है। ये दीदी जो है, ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है। 3T मॉडल पर इसके 3T क्या है? एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। ये 3T पर सरकार चलाती है और मोदी जी 3V पर चलाते हैं। पहला है विकास, दूसरा है विश्वास और तीसरा है व्यापार। अमित शाह ने कूच बिहार की रैली में यह दावा भी किया कि ममता बनर्जी बंगाल चुनाव तो हार चुकी हैं, नंदीग्राम सीट से भी वो चुनाव हारने वाली हैं। नंदीग्राम में तय हो गया है कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव हार रही है। बाद में उनके एडवाइजर गए कि दीदी कहां से लड़ोगी? उन्होंने कहा, उत्तर बंगाल के अलावे कहां से भी लड़ा दो, उत्तर बंगाल वाले मुझे नहीं जिताने वाले हैं। मोदी जी ने शीतलकुची के खाली सिमरी तक रोड बनाने के लिए 22 करोड़ रुपया दिया है। कितना दिया है भाई? 22 करोड़। जोर से बोलो, कितना दिया है? मगर रोड बना क्या? रोड बना क्या? क्यों नहीं बना? कि वो नहीं चाहते कि राजवंशी समाज का मेरा युवा वो रोड पर मोटरसाइकिल लेकर अपनी पत्नी को सैर कराने जाए, वो नहीं चाहते। मैं कहता हूं, चिंता मत करिए, 2 मई को दीदी जा रही है और उत्तर बंगाल के अच्छे दिन आ रहे हैं।